कोदे झंगोरी की वैल्यू यहाँ नहीं है, कोदे झंगोरी की वैल्यू वहाँ है। वही सारी बात इसकी, वही कहानी इसकी। तो ये ऐसा नहीं है कि लगाया और छोड़ दिया और हो गया काम। हाँ। इसमें टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है, बीमारियों की, पेड़ की ट्रेनिंग, प्रूनिंग की। तो हिमाचल में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ की सरकार ने लोकल मंडियाँ ज़रूर बनाई है और उन पर फोकस करा है। आपकी जगह, आपकी लोकेशन आपको बताएगी कि क्या लगाना है, आपकी इच्छा नहीं बताएगी कि मैंने क्या लगाना है। हाँ। क्योंकि पेड़ अगर गलत ले लिए तो सीधा 4-5 साल बाद ही सरप्राइज़ मिलता है। अच्छा। हमने नुकसान बहुत खाया है। हमारे पे तो प्लम की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। अच्छा। मुझे शौक़ है इकट्ठा करने का। किसी से अच्छे से गाइडेंस लेके अगर करोगे तो आप इसमें तीसरे साल से सैम्पलिंग ले लोगे और चौथे साल से आप मार्केट के लिए रेडी हो जाओगे। एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, ये चैलेंजेस आएंगे तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। हिमाचल में कम से कम लोग तीसरी या चौथी जनरेशन चल रही है जो इसी काम को कर रही है। आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, आप मान लीजिए। प्रति वर्ष आपके इस वाले बगीचे से कितनी कमाई हो जाती है? क्या पहाड़ों में फलों की खेती किसानों की किस्मत बदल सकती है? दोस्तों, आज हम आपको ले जाएंगे टिहरी गढ़वाल ज़िले के सुनार गांव में, जहां की एक प्लम का बगीचा आज न केवल फल दे रहा है बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी कहानी लिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिहरी गढ़वाल ज़िले के चम्याला क्षेत्र के सुनार गांव में। यहाँ स्थित यह खूबसूरत प्लम का बगीचा आज कई सारे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। दोस्तों, आइए मिलते हैं बगीचे के मालिक से, जानेंगे बगीचे की सफलता के बारे में, शुरुआत की चुनौतियों के बारे में और उनकी आय के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग भी पहाड़ों में रहकर अपनी बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना चाहते हैं, वहाँ बगीचा लगाना चाहते हैं, तो कैसे कैसे आप लोग पहाड़ों में बगीचे को लगा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। भैया जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम और अपने इस बगीचे की लोकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम अनिरुद्ध नेगी है। मैं सुनार गाँव आरगढ़ पट्टी चम्याला घनसाली के बगल में भिलंगना ब्लॉक टिहरी गढ़वाल का वासी हूँ और हमने यहाँ पे प्लम का बगीचा लगा रखा है सुनार गाँव में। तो भैया जी, आप हमें बताएंगे कि आप प्लम की खेती कब से कर रहे हैं? हमें करीब करते हुए 6-7 साल हो चुके हैं लगभग। 6-7 साल हो चुके हैं। हाँ जी। तो आप बताएंगे कि पहाड़ों में, जैसे उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो पलायन की मार को झेल रहे हैं, ऐसे में यहाँ कोई भी खेती करने को राज़ी नहीं है या फिर लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन सब के बावजूद आपने गांव में, अपने ही गांव में बगीचा लगाने का कैसे सोचा, शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत हुई थी, मेरे पापा ने लगाए थे। अच्छा। शुरुआत उन्होंने करी थी। हाँ। वो JNVM से रिटायर्ड है, रीजनल मैनेजर धनपाल सिंह नेगी। वो उत्तरकाशी बेल्ट में अपने रिटायरमेंट के टाइम पे रहे थे। कुछ लास्ट के 1-2 साल उनके वहाँ निकले थे, तो उन्होंने देखा कि वही सॉइल टाइप है, वही क्लाइमेट है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, तो उधर पर सेब लगते हैं। अच्छा। स्टोन फ्रूट्स उधर कम होते हैं, करते हैं लोग पर कम करते हैं। तो फिर हमारी जो एलिवेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमें सूट करता है वो स्टोन फ्रूट अच्छा सूट करता है इधर। अच्छा। तो फिर उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। उन्होंने आड़ू और प्लम उन्होंने चालू किया था। ब्लैक एम्बर वही लाए थे शुरुआत में यहाँ। भैया जी, आपका जो ये बगीचा है ये कितने एरिया में फैला हुआ है और अभी आपके पास कितने पौधे हैं? ये सुनार गाँव वाला जो हमारा बगीचा है ये लगभग 70-75 नाली के आसपास होगा। अच्छा। इस पे लगभग हमारे लमसम मतलब प्लांटेशन तो हमने काफ़ी करी है। कुछ मरते हैं, कुछ वापस रिन्यू करने पड़ते हैं। तो मोटा करंट स्टैंडिंग जो होंगे करीब 600-700 के बीच में होंगे प्लम। 600-700 प्लम के प्लम हैं आपके यहाँ? प्लम के अलावा भी हम पे अखरोट है यहाँ पे। अच्छा। कीवी है, आड़ू है। अच्छा। एप्रिकॉट है, परसिमन्स हैं, पेयर्स, मतलब कुछ हमारे दूसरी साइट और है। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे पे
बादाम भी है हाँ हाँ। और अखरोट है, नाशपाती है, परसिमन है। ओके। तो 2 साइड्स पे काम करते हैं हम अच्छा अलग-अलग। अच्छा। तो इस बगीचे में आपके जो ये प्लांट लगा रखे हैं ये कितने कितने साल के होंगे? ये होंगे लगभग ऐसे ही मान लो आप 6-7 साल के, मतलब हमारे अलग-अलग ब्लॉक्स हैं ना। अच्छा अच्छा। तो कुछ ब्लॉक है हमारा जो 7 साल या 8 साल के आसपास का होगा, जो सबसे शुरुआत में पापा ने लगाया था। अच्छा अच्छा। और जो मैंने लगाए थे, मैंने फिर जो अपने लगाने चालू करे थे वो 6 साल के होंगे कुछ ब्लॉक्स। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये मेरे ख्याल में 5 साल या 6 साल का होगा ये वाला ब्लॉक। अच्छा अच्छा। कुछ इसी के बीच में आप देखोगे कहीं कहीं पे तो एक साल का पौधा भी मिलेगा। कुछ ब्लॉक हमारा ऐसा है जो 5 साल का है, कुछ 4 का है, कुछ 3 का, कुछ 2 का, कोई इसी साल का लगा रखा है। अच्छा, ब्लॉक अच्छा। अलग अलग जगहों पे ऐसे। तो भैया जी जब भी आपने गांव में बगीचा लगाने का सोचा तो आप किसी और चीज़ के भी प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन आप मैं देख पा रहा हूँ आपने यहाँ ज़्यादातर प्लम के पौधे लगा रखे हैं। तो प्लम लगाने का रीज़न है उसका, देखिए सरकार की जो स्कीम चलती है अभी तक जो चलती आ रही थी इस साल से पहले, वो एप्पल मिशन था। अच्छा। सेब अच्छी क्रॉप है, रिटर्न्स अच्छे हैं, पर उसमें इन्वेस्टमेंट हैवी है। इन्वेस्टमेंट मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हैवी है। उसके जो स्प्रेज हैं और उसका जो खाद का शेड्यूल जो है वो हैवी होता है। अच्छा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपकी क्वालिटी बनेगी नहीं, और क्वालिटी नहीं बनेगी तो हिमाचल में कम से कम लोग 3री या 4थी जनरेशन चल रही है जो इसी काम को कर रही है। आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, आप मान लीजिए। हम पहली जनरेशन में नए फार्मर हैं, हम गलतियों से सीख रहे हैं, तो हम उनसे कंपटीशन तो कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात है। पर प्लम ऐसी चीज़ है जो हिमाचल में भी मेरे ख्याल में 90 to 95% लोगों के लिए नया है। अच्छा। वहाँ पे केवल अभी तक लोअर बेल्ट में कुछ केवल सेंटा रोजा और ब्लैक एम्बर कुछ ही लोग करा करते थे। पर जैसे जैसे लोगों को दिखा कि भाई सेब में भी उतना ही पैसा है, बिकना उसने उतने में ही है, इसने भी उतने में ही बिकना है, रेट ऑलमोस्ट दोनों के इक्विवेलेंट जा रहे हैं, कॉस्टिंग इसकी कम आती है उगाने में, उसकी ज़्यादा आ रही है। तो सीधी सी बात है, इनपुट आउटपुट का डिफरेंस निकाल लो तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज़्यादा है। तो आपके बाग में कौन कौन सी प्लम की किस्में लगी हैं? हमारे पे तो प्लम की बहुत सारी वेराइटियाँ हैं। अच्छा। मुझे शौक़ है इकट्ठा करने का। अच्छा अच्छा। तो मैं कुछ लाता भी रहता हूँ। कुछ हिमाचल से लाता हूँ, तो कभी कोई नई चीज़ आती है तो इसको इंपोर्ट भी करवा लेता हूँ। हिमाचल में एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू इंपोर्ट हो जाता है। तो मेरे पे मैक्सिमम जो कमर्शियल प्रोडक्शन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जो हमारा कमर्शियल कल्टीवार है, वो तो हमारा ब्लैक एम्बर है। अच्छा। उसके साथ साथ मेरे पे यहाँ पे सेंटा रोजा है, फ्रायर है, रेड ब्यूट है, हीरोमी रेड है, अर्ली क्वीन है, लगभग आपने हर किस्म की मैंने वो हर चीज़ अपने पास रखी है जो हिमाचल में मिलेगी। अच्छा। हाँ, हम इक्वलेंट टू हिमाचल के कंपैरिजन में ही और उन्हीं की प्रैक्टिसेस पे काम भी करते हैं। अच्छा। उन्हीं से सीखते हैं। देखो सीधी बात है, हम खुद तो नहीं सीख सकते। ना हम कोई पढ़ के कोई इतना सीख सकता है। आदमी सीखता किसी और को देख के ही है। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं से सीखा है सब। तो एक जो प्लम का पौधा रहता है ये फल देने में, फ्रूटिंग देने में कितना टाइम लगाता है? देखिए, अगर आप इसमें सोच समझ के किसी से अच्छे से गाइडेंस लेके अगर करोगे तो आप इसमें 3रे साल से सैम्पलिंग ले लोगे और 4थे साल से आप मार्केट के लिए रेडी हो जाओगे। अच्छा। पर अगर हमारी तरह करोगे जिसने 0 से शुरू करा था, कम लोगों के जानकारी लेके नॉलेज में, तो हमने पहले एक साइड से सारा ब्लैक एम्बेरी लगा दिया था। अच्छा अच्छा। उसके साथ जो था ग्रीन गेज लगा दिया था, रेड ब्यूट लगा दिया था। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो फ्लावरिंग होती है वो सिंक में नहीं आती, साथ में नहीं आती, और ये पॉलिनेशन मांगता है। तो अगर आपकी पॉलिनेशन ठीक है और आपने बीज इंस्टॉल करी हुई हैं अपने बगीचे में फ्लावरिंग के टाइम पे, तो आप विश्वास करो 4थे साल से आप इसमें पैसा बना सकते हो। 3रे साल से आप 3रे या 2रे साल से आप इसमें सैम्पलिंग देख लोगे, पर 4थे साल से आप पैसा बनाने लग जाओगे। भैया जी जैसे आपका ये प्लम का बगीचा है, हाँ जी, तो साल भर में कौन कौन से कार्य इसकी देखभाल के लिए करने पड़ते हैं? इसमें देखिए, सर्दियों से लेके सर्दियों तक एक साल की अगर पूरी आप साइकिल देखोगे, अच्छा, तो साइकिल में अगर आप सर्दियों में देखोगे तो सबसे पहले जो बेसिक जो स्प्रे है वो बोर्डस मिक्सचर की है। कॉपर सल्फेट लोकल लैंग्वेज में उसे हिमाचल में नीला तोता कहा जाता है। उसकी स्प्रे मस्ट है। वो बैक्टीरिया साइड भी है, फंगी साइड भी है, दोनों का काम करता है।
ठीक है। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ प्रूनिंग होती है। अच्छा। उन दिनों सर्दियों में HMO डालना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या है तो वो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस HMO ऑयल होता है। अच्छा। पेट्रोलियम ऑयल का सब एक्सट्रैक्ट है, बट वो क्या है आपका पेस्टिसाइड का बहुत अच्छा काम कर जाता है, स्केल में बहुत अच्छा काम करता है HMO। साथ में आप उसके एमीडा डाल दो अच्छा, या नीम ऑयल डाल दो तो बहुत अच्छा काम करेगा पेस्ट के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद प्रूनिंग हो गई, काट छाट जिसको कहते हैं, ग्राफ्टिंग का सीज़न हो गया, सर्दियों में होता है। फिर उसके बाद आपकी जैसे फ्लावरिंग आएगी तो फिर आपकी बीज इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, मधुमक्खियाँ होनी चाहिए। मधुमक्खियों में भी केवल इंडिका होनी चाहिए, अच्छा, अच्छा। जो हमारी लोकल बी है। मेलिफेरा जो यूरोपियन बी होती है वो सर्दियों में बरसातों के दिन पे काम नहीं करती, भारी नहीं आएगी उस ठंड के मारे। अच्छा, अच्छा। हाँ, जो हमारी लोकल होती है वो बरसात में देखना कभी वो सर्द जैसी बारिश पड़ रही होगी तो तब भी भारी निकल रही होगी। अच्छा, और जो मेलिफेरा होती है वो बरसात का मौसम देखते ही अंदर घुस जाती है। अच्छा, यानी कि मधुमक्खियों का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पालनी ही पड़ेगी। अच्छा, अच्छा। ज़्यादा नहीं, 1 हेक्टेयर में 50 नाली में 4 बक्से बहुत होते हैं। सफिशेंटली आपका वो पॉलिनेट कर देगा, तो वो रखना ज़रूरी है। अच्छा। उसके बाद फिर स्प्रेज हैं, फिर बेसिकली आपकी खाद पड़नी चाहिए उन दिनों ज़मीन पे। खाद NPK पड़ गए आपके उन दिनों। फिर उसके बाद आपके स्प्रेज आते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के, बोरॉन के। जिन दिनों फ्लावरिंग है तो उन दिनों आपकी बोरॉन और जिंक की स्प्रे बहुत ज़रूरी होती है। फिर जब दाना पीनट साइज़ पे आया तो फिर वहाँ से बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट मारते चलो। फिर जब रंग आने बैठ जाए तो फिर पोटाश पे चले जाओ। अच्छा, अच्छा। फिर जब आपका तुड़ान हो गया उसके बाद नीचे खाद डालो, उसको फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले साल का जो बीमा है वो फल उतरने के बाद भी मतलब चालू, तो वो ऐसा आपका जैसे फल बैठता है पीनट साइज़ का होता है उन दिनों से ही लगभग चालू हो जाता है अगले साल का बीमा। पर जब आपने फल उतार दिया तो उसके बाद भी पेड़ ने जब इतना काम करके दिया है तो उसको वापस खिलाना ज़रूरी है, ताकि वो अगले साल फिर फ्रूटिंग पे अच्छा आए। इसके बीच में अब आपकी बीमारियाँ आपको मॉनिटर करनी बहुत ज़रूरी है। हर सीज़न में हर क्षेत्र की अलग बीमारियां होती हैं, क्रॉप वाइज होती हैं, वो समझनी पड़ती हैं कि मेरे यहाँ क्या आ रहा है। उसका एक कैलेंडर बना लो, एक चार्ट बना लो, नोट करते हुए चलो। और पेड़ों की बीमारी जो होती है, ये कीड़ा जो होता है वो हमेशा सीजनल होता है। जिस तरीके से इसकी फ्रूटिंग सीजनल है उसी तरीके से इसकी बीमारियाँ भी सीजनल हैं। तो उसके एक चार्ट बना लो, एक कॉपी में डायरी में कुछ लिखो, और जब आपने 1 साल ये पूरी साइकिल पकड़ ली उसकी फिर बीमारियां आपके पास डेट्स हैं, और उस चार्ट में अपनी डेट जरूर लिखो कि मैंने ये कब देखी थी, शुरू कब हुई थी। अच्छा। फैली तो वो तो फैला हुआ तो दिखेगा ही दिखेगा बाद में, पर शुरू कब हुआ। इसीलिए बगीचे में हफ्ते का 1 चक्कर मारना बहुत ज़रूरी होता है कि आप बीमारी मॉनिटर कर सकते हो उस टाइम पे। अगर आपने बीमारी को टाइम पे ख़त्म कर दिया तो आप केवल उसे एक स्प्रे में ख़त्म कर दो। अगर आपने उसको टाइम पे नहीं तोड़ा उसका, अच्छा, नहीं तोड़ा उसे, तो आप कितनी स्प्रे कर लो आप उसको नहीं रोक सकते, वो नाश करके चली जाएगी। अच्छा। तो वही है, मतलब स्प्रेज हो गए, स्प्रेज देखनी ज़रूरी है, इसके फर्टिलाइजेशन खाद पानी ज़रूरी है। पानी तो देखिए ज़रूरी है ही, जब फसल बैठती है तो उन दिनों पानी देना बहुत ज़रूरी है, वही उसका साइज़ बनाएगी। फिर जैसे आपका आप देख लो, आपकी फसल बैठ गई तो उसके बाद आपका वो 2-4 चीज़ें होती हैं इसके साइज़ बनाने के लिए। एक हो गई थिनिंग हो गई, एक पानी हो गया, एक हो गया कि जो पॉलिनेशन जिन दिनों मधुमक्खी करती है तो जो अच्छा पॉलिनेशन जहाँ होता है उस पर साइज़ भी अच्छा बनता है। पॉलिनेशन का साइज़ में भी एक फैक्टर होता है। अच्छा। तो काफ़ी चीज़ें होती है। फिर आपका कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है वो भी साइज़ अच्छा इंक्रीज़ करवाता है। पानी हो गया, थिनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर इसका एक और चीज़ होती है मतलब ये चीज़ सोचने वाली है कि जो इनका रूट होता है, रूट स्टॉक, अच्छा, वो चाहे अब प्रोपोगेटेड हो कैसे भी हो, मतलब मायरोब्लान हो चाहे क्रेमिस्केटिसिक्स हो, जो भी हो, और या तो सीडलिंग में रूट स्टॉक में देखोगे तो चुल्ली है, एक चुल्ली ली जाती है अक्सर, और एक हमारी इसमें वो ली जाती है, आड़ू लिया जाता है, वाइल्ड पीच। तो वाइल्ड पीच जो होता है उस पर साइज़ हमेशा अच्छा आता है, और जो चुल्ली का होता है उस पर साइज़ कम आता है, बट उसको तैयार किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि चुल्ली ख़राब है, चुल्ली जो होती है लॉन्ग लाइफ उसकी बहुत अच्छी है। आड़ू में जो है क्राउन गॉल जो होती हैं, गांठें, वो बहुत जल्दी आती है, तो इस लोग आड़ू साइज़ के लिए तो प्रीफर करते हैं, पर उसमें बीमारी एक ऐसी है जिसके चक्कर में पेड़ मार जाती है। इसी पिछले साल ही मैंने करीब 10 पेड़ तो बड़े 6-7 साल के पेड़ हटाने पड़े। अच्छा। क्योंकि बीमारी थी और वो फैलती है बगीचे में। तो भैया जी, जैसे एक जो प्लम का पौधा रहता है वो 1 साल में कितना उत्पादन हमें दे देता है? देखिए, अब ये रियलिटी तो ऐसी है, देखो अब सच बताऊं, प्रोडक्शन जो है
कुछ आपकी मेहनत है और कुछ कुदरत की मेहनत है। अच्छा। सब आपके हाथ में नहीं है। आप कितना, ये एक ऐसा काम है जिसमें तिजोरी आपकी खुली पड़ी है आसमान के नीचे। अच्छा। तो आप अपनी तिजोरी की चाबी केवल आपके हाथ में नहीं और बहुत लोगों के हाथ में है। तो फिर भी पर अगर आप ऑप्टिमिस्टिकली देखोगे तो अगर आपका मैच्योर्ड पौधा है 8 साल का, अच्छा। तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कम से कम 4 क्रेटें 3 क्रेटें 25-25 किलो उसकी 70-80 किलो बैठ जाता है। अच्छा। बट 70-80 किलो साइज़ नहीं बनेगा। अगर 70-80 किलो आप जाओगे तो उसमें से 1/3 अच्छा साइज़ का होगा और बाकी 2/3 छोटे साइज़ का होगा। ग्रेडिंग कम होएगी उसकी। अच्छा। तो उससे बढ़िया होता है करीब 40-50 किलो रखो और अच्छे ग्रेड का माल रखो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 40-50 पे आप इसको ब्लॉक कर दो। लेने का आप इससे कुंटल भी ले लो पर कुंटल में साइज़ नहीं आएगा। इसको 50-60 के आसपास इसको लॉक कर दो, उससे ऊपर मत ले जाओ इसमें। जैसे फ्रूट आ जाते हैं पौधे में, और जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपके बगीचे में भी अभी तुड़ान हो रहा है। तुड़ान चल ही रहा है हमारा आजकल। तो इसके बाद ये जो प्लम रहते हैं इनकी बिक्री कहाँ और कैसे की जाती है? देखिए उत्तराखंड में ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। एक तो प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट वो चलो हमने तो सीख लिया, कैसे भी सीखा। तो इसका जो मार्केट है, मार्केट देखिए हमारी हिमाचल में तो लोकल मंडियाँ होती हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ सुनार गांव में तोड़ूँ तो घनसाली में मुझे माल का मेरा वही पैसा मिल जाएगा जो मुझे दिल्ली मिलेगा। हाँ, समझ रहे हो? दिल्ली में जा शायद 10-15 रुपये ऊपर पड़ जाएगा, पर उसके बाद आप ये भी तो सोचो आपका ढुलान भी तो जा रहा है। हाँ भाई। ट्रांसपोर्टेशन भी तो बढ़ रहा है, ऊपर से सरदर्दी बढ़ रही है। तो हिमाचल में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ की सरकार ने लोकल मंडियाँ ज़रूर बनाई है और उन पर फोकस करा है। हमारे यहाँ तो चलो अब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ दान नाच के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर मंडी भी कहाँ ही सस्टेन करती। बट फिर भी हाँ, मार्केट अगर आप देखोगे तो इसका मार्केट हमारे यहाँ पहाड़ों में मेरी नज़र में उत्तराखंड में जो 3 मार्केट मुझे दिखते हैं, 3 क्यों बेसिकली 2 ही दिखते हैं। या तो आप हम टिहरी गढ़वाल साइड के लिए, गढ़वाल रीजन के लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया मार्केट है देहरादून। बहुत अच्छा मार्केट है, आढ़ती अच्छे हैं वहाँ, अच्छे बड़े आढ़ती हैं, बोलियों पे काम होता है, वहाँ ले जाओ। और या तो अगर आप इसको अगर आप जैसे हमारे पे यात्रा चलती है हमारे रूट पे ना, इसको आप छोटे छोटे पनेट्स में यात्रा रूट पे बैठो, बैनर संग अपने बगीचे के फार्म के, और उसके नीचे एक कैनोपी बना के वहाँ पे बेचो, तो वो भी आप उसको अच्छा मार्केट, क्योंकि फिर वो आपको सीधा रिटेल डायरेक्ट कस्टमर से आप डील करोगे उस टाइम पे, तो आपके प्राइस वहाँ अच्छे मिलेंगे। अगर आप इसको देहरादून ले जाओगे, देखो ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा, फिर आरती पे, फिर बीच में कई सारे एजेंट आ जाएंगे। तो जो आपको डायरेक्ट यहाँ उत्तराखंड में या यात्रा सीजन में मिलता है, वो आपको थोड़ा वहाँ पे गैप्स आ जाएंगे आपके एक्चुअल प्राइस में। अच्छा। बट हाँ, फिर भी ये है कि बल्क का कंजम्पशन है, और जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, तो इसको आप फिर बहुत अच्छी मार्केट है हमारे पास में। चंडीगढ़ ले जाओ इसे, चंडीगढ़ ले जाओ, बहुत अच्छा मार्केट है। दिल्ली भेजो इसे, दिल्ली तो आज़ादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो वहाँ तो आप जितना माल डाल सको वो सब खपता है, सब ही खपता है, वहाँ कुछ नहीं छूटेगा। तो आप बताएंगे कि प्रति वर्ष आपके इस वाले बगीचे से कितनी कमाई हो जाती है? देखिए कमाई तो अब मैंने बताया ना, सब डायनेमिक होता है। अच्छा। बट आप लगा लीजिए कैलकुलेशन, मैंने आपको बता दिया पर पेड़ कितनी प्रोडक्शन होती है, हमारे पे कितने पेड़ हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए। अच्छा। ठीक रहता है, अच्छा रहता है। शुरुआत में बस यही है कि शुरुआत में ये चीज़ पैसा बहुत खाती है। शुरुआत में इनिशियल डेज में खाएगी, बट जब प्रोडक्शन पे आएगी तो ये अच्छा काम है। लगभग फिर भी ठीक है, अच्छा है। अच्छा, मतलब इतना है कि नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं, अरे बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, तो भैया जी आपको क्या लगता है कि जो ये प्लम की खेती है, बागवानी है, ये बाकी चीज़ों की जो बागवानी रहती है उनसे लाभदायक है फिर या नहीं है? देखिए अब इसको आप कंपेयर करोगे, देखिए अब अगर आप केवल फ्रूट क्रॉप्स की बात करते हो, अब हॉर्टिकल्चर में तो देखिए सब्जियां भी आ जाती है ना, सब्जियों में अगर आप डेडिकेटली यही कर रहे हो फुल टाइम, तो तब तो आप सब्जियों को भी साथ में पैरेलली करो जब तक आपके पास पेड़ बड़े नहीं हो रहे हैं। बट अगर आप मतलब पार्ट टाइम इसको कर रहे हो या थोड़ा टाइम इसमें डाल रहे हो, थोड़ा अपना कहीं और डाल रहे हो, तो उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया पेड़ हैं। फ्रूट ट्रीज़ पे जाओ। अच्छा। फ्रूट ट्रीज़ में अगर आप जाओगे
तो आजकल मार्केट में आज से पहले केवल सेब ही डोमिनेट करा करता था, अच्छा। केवल सेब ही लगता था, लगाया जाता था। अच्छा। बट अब जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि सेब ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में, हाँ ठीक है लो चिल है, बट फिर भी चैलेंजेस तो ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं, उसमें बीमारियाँ बहुत सारी आ रही हैं। अच्छा अच्छा। पर इसके साथ में अगर आप देखोगे, इसके साथ में जो प्रॉफिटेबल क्रॉप जो मुझे लगती है सेब से हटके, एक कीवी अच्छी है। कीवी में भी बहुत कम मेहनत है, बहुत कम मेहनत है। अच्छा। इसको भी कोई ऐसी कोई ख़ास डिजीज़ मैंने देखी नहीं। इसमें मेनली एक कीड़ा आता है, वो पत्ता खाता है, वो ध्यान रखना पड़ता है मेन। इसमें फिर पॉलिनेशन के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत है। प्रूनिंग तो देखिए इसमें भी करनी, उसमें भी करनी, सबकी बराबर है। अच्छा। ठीक है। कीवी अच्छी क्रॉप है। पहले ये होता था कि पहले इसमें हमने जब शुरू करा था कीवी लगाना, तो उस टाइम पे कोई ऐसा कोई स्कीम नहीं हुआ करती थी। पौधे मिलते थे विभाग से, पर स्कीमें नहीं होती थी, तो इसमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जो थी हैवी थी। अच्छा। पर अब जैसे कीवी स्कीम चल रही है, कीवी मिशन, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ गया। 70 या 75% सब्सिडी है। अच्छा। तो वो लगा सकते हैं। फिर उसके अलावा आप परसिमन्स लगाएं। परसिमन बहुत अच्छा क्रॉप है। जिन दिनों हमारे यहाँ माल्टा निकलता है उन दिनों मार्केट पूरा खाली रहता है। अच्छा। और परसिमन भी ऐसा फ्रूट है जो कच्चा खाया जाता है, कच्चे में मिठास आ जाती है। उसकी जो फ्यू वैरायटी है वो बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा। हाचिया जो है वो तो पकाई जाती है पहले, वो नहीं है मार्केट वाली चीज़, नहीं है उसको मार्केट भेजना नहीं है, वो घर ले ठीक है अपने लिए हाचिया। पर फ्यू अच्छी है, मार्केट में बहुत अच्छा पैसा भी दे रही है आजकल। अच्छा। और उसकी पर ट्री की प्रोडक्शन भी उसकी तो बहुत ही हैवी होती है। वो तो 2-2.5-3 कुंटल तक चला जाती है उसकी मैच्योर ट्री। हिमाचल में तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे 50-60 क्रेटे उतारते हैं हम एक पौधे से। तो उसकी प्रोडक्शन बहुत हैवी है, परसिमन की बहुत हैवी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे मेरी नज़र में तो चेरीज़ हैं। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो और इसकी सप्लाई चेन अगर मैनेज कर सकते हो चेरी की, मतलब शाम टूटा और सुबह मंडी लगना है तो लगना है। अच्छा। नहीं तो नाश हो जाएगा पूरी क्रॉप का। अच्छा। चेरी बहुत अच्छा पैसा दे रही है। चेरी आपको इस टाइम पे मार्केट में इस बारी 450 से 800 रुपये किलो का डब्बा जा रहा था। अच्छा पैसा दे रही थी। फिर उसके अलावा अगर आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है प्लम के जैसे, कि ठीक है भाई मैं कुछ दिन माल को खड़ा भी रखूँ तो मुझे चिंता नहीं है, जैसे ब्लैक अम्बर है 8-10 दिन खड़ा रह जाए तो चिंता नहीं रहती किसान को कि मंडी जाना ही जाना है कल सुबह उठ के, चेरी की तरह ऐसा नहीं है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो फिर आपकी एक नाशपाती बहुत अच्छा है, नाशपाती भी खड़ा रह जाता है, स्प्रेज बहुत कम है, फ्रूट बढ़िया सेट होता है। पहले ये होती थी तुम्बा जो लंबा टाइम लेती थी मैच्योर होने में, ये मैंने हिमाचलियों से सुना है। पेड़ मैच्योर होने में टाइम ले लेता था। बट अब जो नई वेराइटियाँ हैं मैंने रखी हुई अपने पे, पैकम रखी हुई, सेंटा मारिया रखी हुई, इनके पॉलिनेटर रखे हुए, तो वो मैंने खुद देखा। मैंने टॉप ग्राफ्ट कराए थे लास्ट ईयर, उनमें इसी साल थोड़ा बहुत सैंपल आना चालू हो गया। तो नेक्स्ट ईयर मैं इस साल जो मैंने बी में चेक करे तो बढ़िया बन रहे हैं, तो अच्छा है। पेयर्स है। फिर उसके बाद लास्ट जो मैं बताऊँगा जो प्रॉफिटेबल क्रॉप है जो, वो है बादाम। अच्छा। बादाम बहुत अच्छी चीज़ है। निगलेक्टेड क्रॉप है, लोग ज़्यादा देखते नहीं उसकी तरफ। उसमें फ़ायदा ये है कि एक तो जल्दी उतर जाता है। अच्छा। जल्दी, क्योंकि देखो सीधी सी मैंने क्या क्या चीज़ बताई, तो खुली तिजोरी पड़ी है, आसमान के नीचे खड़ी है। हाँ। ठीक है। तो जितनी इसमें ये है, इस धंधे में ये कहा जाता है जितनी जल्दी अंदर आग घुसो और उतनी जल्दी बाहर निकल जाओ। हाँ। जितनी जल्दी पेड़ों से माल उतर गया उतनी जल्दी तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा। हाँ। और जितनी देर आपका पैसा माल खड़ा है उतनी दिन आपको टेंशन खड़ी है। अच्छा। तो परसिमन में ये है कि हाँ नवंबर दिसंबर तक चला जाता है वो, तब टूटता है। उसमें दिक्कत ये है बस, मुझे लगी फील हुई कि यार बहुत लंबा जा रहा है ये तो। अच्छा। तो बादाम ऐसा है कि आपका आड़ू के साथ प्लम के साथ ही आसपास ही हार्वेस्ट भी हो जाता है और लगता भी बढ़िया छड़े हुए हैं। प्लस आपका इसमें बेरिंग भी बहुत अर्ली आती है। जैसे आड़ू में बहुत जल्दी बेरिंग आ जाती है, बादाम में भी बहुत अच्छी बेरिंग आ जाती है। और बादाम में एक चीज़ अच्छी मुझे और लगी कि प्लम हो गया, कोई भी फ्रूट हो गया, आप उसको ग्रेड करोगे, मतलब देखो दागी तो बादाम में भी हटाना पड़ेगा, दागी तो उसमें भी हटाना है, पर इसमें क्या है, इसको आपको ना फुल दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। इसको हमें पूरा इसको पैकेज करते हुए पूरी लाइन से प्रॉपर रखना पड़ता है। बादाम में क्या है, मुट्ठी भरो, पनेट में डालो, काम खत्म, और सीधा पनेट जाके डालाओ। तो आजकल अच्छा मार्केट चल रहा है बादाम का। तो आपका जैसे ये बगीचा है, तो जंगली जानवर से आप इस बगीचे की कैसे रक्षा करते हो, सुरक्षा करते हो? देखिए ये भी एक चैलेंज है
हमारे यहाँ जैसे लंगूर होते हैं, वो बड़ी दिक्कत है। जंगली सूअर होते हैं, वाइल्ड बोर वो है। तो उसमें दिक्कत मेन देखिए, उसको टैकल करने के लिए ये है कि एक आपकी फेंसिंग होनी चाहिए। जैसे हमें ये विभाग ने ही दे रखी है, बहुत अच्छी चीज़ है, विभाग सपोर्ट करता है। आप अगर ऑन ग्राउंड काम कर रहे हो तो विभाग हमेशा आपके साथ खड़ा है और आपको हमेशा हेल्प करेगा। हमने खुद रियलाइज़ करा है और हमें हेल्प होती है। ऐसा नहीं है कि किसान कभी ऑन ग्राउंड काम करे और विभाग उसको हेल्प ना करे, विभाग करता है, हमें करता है। तो विभाग ने जैसे हमें ये जालियाँ दी हैं, ये चेन लिंक फेंसिंग दी है, तो इससे आपका जंगली सूअर रुक जाता है। फिर इससे आपके जो भेड़ काकड़ हुए, जो डेयर होते हैं, वो रुक जाते हैं। अच्छा। रही बात आपके लंगूरों की, तो उसके लिए देखिए चौकीदारी और प्लस आपका कुत्ते रखने बहुत ज़रूरी है। अच्छा। उससे आप मैनेज कर सकते हो। तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? क्या युवाओं को बागवानी करने की सलाह दोगे? जो पहाड़ के युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं या नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि बाहर जाके भी कमाना ही है, हाँ। क्यों ना यहीं कमा लिया जाए। अच्छा। बस ये है कि इसमें आपको थोड़े शुरुआत में चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। अच्छा। बट ये है कि चैलेंजेस तो आते ही हैं, आप रिजॉल्व करना। मतलब एक कहते हैं ना कि एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, ये चैलेंजेस आएंगे तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। अच्छा। तो अगर आपकी वो माइंडसेट है तो तभी इस काम में कूदिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है, हाँ। चाहे ऐसा ना हो कि आज पैसा लगा दिया और कल आप छोड़ के चल दिए वापस। हाँ। तो वो आपका लॉस है ना। फिर अगली बार आदमी सोचता भी नहीं वापस घूम के आने की। तो पहले माइंडसेट से ये आओ कि चैलेंजेस आने हैं, उसको मैंने रिजॉल्व करना है। और दूसरा, जब भी अगर बागवानी में काम कर रहे हो, पेड़ों के ऑर्चर्ड बिजनेस में काम कर रहे हो, तो किसी ऐसे आदमी के साथ मिलके काम करो। मिलके इन द सेंस कि जो तुम्हें टेक्निकली सपोर्ट करेगी। ये ऐसा नहीं है कि लगाया और छोड़ दिया और हो गया काम। हाँ। इसमें टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है, बीमारियों की, पेड़ की ट्रेनिंग, प्रूनिंग की, कैसे लगाया जाता है। हमें नहीं थी शुरुआत में, हमने टाइम से सीखा है। तो कई ऐसी गलतियां जो मैं आपको यहीं खड़े खड़े अभी दिखा सकता हूँ, तो जो हमने करी हैं। तो इसलिए टेक्निकल सपोर्ट होना किसी का ज़रूरी है, जिससे भी आपको मिल जाए, जो आपको हाथ पकड़ के सिखाए या चाहे आपको ऑन कॉल सिखाए, जैसा भी सिखाए, बट टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है इस काम में। अच्छा। तो करिए इसमें। हाँ, मतलब कहने का मतलब घूम फिर के ये है कि माइंडसेट बना के आओ। इनिशियल डेज पे सब्जियों पे काम करो। अभी तो बहुत चीज़ें हैं, मशरूम पे काम करो, बी कीपिंग पे काम करो, कि शुरुआत के दिनों अपने खर्चे उठें, जब तक पेड़ फल नहीं देता ना। अच्छा। कई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें सरकार की स्कीम्स चल रही हैं। उन इनिशियल डेज पे उस पर काम करो। फिर दालों पे काम करो, कृषि विभाग दालें देता है काफ़ी। अच्छा। राजमा का काम करो। राजमा नहीं लग सकती तो कोई जो नीचे क्षेत्र की नौरंगी दालें होती हैं वो लगाओ। दालों पे काम करो, दालों में अच्छा पैसा है। काले बट देखो क्या महंगे बिक रहे हैं आगरा खाल में। हाँ। तो भैया जी, जैसे पहाड़ों की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है खेतों की। लोगों के जैसे 2 खेत यहाँ हो गए, फिर 2 खेत किसी दूसरी जगह है, तो उससे किसान कैसे उसे सुलझा सकता है उस चीज़ को? देखिए, इसको सुलझा तो देखिए, ये हमारे साथ भी है। हमारा भी कुछ पोर्शन इधर है तो कुछ पोर्शन उधर है, कुछ पोर्शन उधर है। 3 हिस्सों में बटा हुआ है हमारा पोर्शन भी ना। तो देखिए, अगर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो देखिए, इससे क्या होता है ना, इशू इससे ये है कि आपकी जब क्रॉप लगती है तो उन दिनों आपका प्रोटेक्शन, मतलब बचाव जानवरों से या किसी चीज़ से भी समझ लो, क्रॉप कैसे बचाई जाए, तो उसमें इशू आता है। तो प्लस आपके ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है कि जी पहले पानी यहाँ लगाना था, फिर अब पानी लेके वहाँ जाना है। क्यों, अब ड्रिप लगानी है तो वो यहीं बिछेगी, उसकी सेंट्रल लाइन, मेन लाइन यहाँ नहीं थी, अब एक सेंट्रल लाइन उधर और जानी है ना। फिर उसके बाद स्प्रेज में आपकी बड़ी दिक्कत आएगी। चलो शुरुआत में तो बैक पैक होते हैं तो उससे काम चल जाता है, ये पहले इधर लिया है फिर उधर लिया है। अच्छा। अब आप जब जैसे पेड़ बड़े हो जाते हैं तो फिर सीधा पंप लगा के डालना पड़ता है। तो फिर पहले पंप यहाँ लेके आओ, सारा सेट यहाँ करो, फिर पंप लेके वहाँ जाओ, फिर वहाँ सेट करो। तो ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती है। कहने का मतलब ये है, जब बटी हुई ज़मीनें होती हैं ना, उसको सही करने का तरीका देखो, सिंपल सी बात है तो एक ही गाँव के लोग साँठ घाट कर लो। भाई तू उधर कर ले, मैं इधर कर लेता हूँ, या तू इधर कर ले, मैं उधर चला जाता हूँ। साँठ गांठ करो ना। सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आपस में बातचीत करो। वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर इसको आप साँठ गांठ करके इधर उधर कर सकते हो। अगर
नहीं होता तो फिर कोई नहीं, ब्लॉग्स बना लो जैसे हमने करे हुए हैं पहले। अच्छा अच्छा। तो भैया जी आप जैसे पहाड़ों में कोई किसान, कोई युवा या कोई बुज़ुर्ग बागवानी करना चाहता है, जैसे हम उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करें जहाँ की पलायन की मार पहाड़ झेल रहे हैं, वहाँ अगर कोई व्यक्ति बागवानी करना चाहता है तो वो कैसी अपनी शुरुआत करे, कैसे सुनिश्चित करे कि उसे किस चीज़ की खेती करना चाहिए और क्या क्या उसे शुरुआत में करना चाहिए? देखिए जैसे मैंने बताया ना, क्रॉप्स तो बहुत सारी हैं, है ना। अब मैंने जैसे थोड़ा बहुत अभी बताया है, जैसे आप समझो कि अगर आप मार्केट चेन इसमें डेडिकेटली काम कर रहे हो और 100% इस पे दे रहे हो, और आपको पता है कि मैं आज तोड़ूंगा और मैं कल इसको लेके चला जाऊंगा मंडी, तो चेरी पे करो काम। अच्छा। बहुत अच्छा पैसा दे रही है, फ्रूटिंग अर्ली है, बहुत अच्छा है ना। फिर अगर आप जैसे मतलब डिपेंड करता है कि आप इस पर कितना टाइम दे सकते हो, थोड़ा टाइम दे सकते हो, कम दे सकते हो, तो प्लम और बादाम पे जाओ। अच्छा। है ना। और अगर थोड़ा और कम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो तो कीवी पे जाओ, अखरोट पे जाओ। अखरोट बहुत अच्छी क्रॉप है, मेरे खुद अखरोट बहुत लगा रखे हैं मैंने। मैंने शौक़ से कुछ अपने लोकल सिलेक्शन भी कलेक्ट करे हुए हैं, कुछ मैंने कश्मीर से कागजी बाय नेम वाली वैरायटी CITH की वो लाई हुई हैं, कुछ मैंने इंपोर्टेड वैरायटीज़ लाई हैं, चैंडलर फॉर और फ्रैंकवेट लारा। अच्छा। अखरोट बहुत अच्छी क्रॉप है, कम मेहनत में अच्छा रिटर्न दे जाती है। और जो अखरोट में पहले ऐसे पेड़ मैच्योर होने में 10-12 साल लेता था, तो अब चीज़ें बदल गई है। अब मतलब ये जब 4-5 साल में जैसे चैंडलर वाली वैरायटी है, ये नई वैरायटी लेटरल वेयर्स, ये जल्दी फ्रूटिंग पे उतर जाती है और रिटर्न भी अच्छे देती है। कागजी है, आप मार्केट में आप देखना कभी मार्केट में जो पैकेट्स में आ रहा है, एक सिलेंड्रिकल अखरोट होता है, वो ऐसा आता है, थोड़ा सा हल्का सिलेंडर टाइप में दिखता है, वो गोला होता है सिलेंडर टाइप का, वो चैंडलर होता है। हम वही खा रहे हैं, पूरा इंडिया वही खा रहा है और हमें पता ही नहीं हम चैंडलर खा रहे हैं। कि आप किसी भी क्रॉप को किसी भी जगह पे नहीं लगा सकते हो, जगह के हिसाब से चयन करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या सूट करेगा मुझे। लगाने को आप लगा दोगे फिर आप फंस जाओगे उसमें, बीमारियों में फंस जाओगे उसकी जाके ना। तो जैसे आपके पास पाले वाली जगह है, इस पर धूप कम है, पानी की थोड़ी सी अच्छी सुविधा है, ठीक ठाक है, मतलब 10 mm का पाइप रेगुलर चल रहा है, ये ठीक है कि टंकी भर पा रहे हो अपनी, तो कीवी पे जाओ। अच्छा। कीवी वो ऐसी जगहों के लिए बहुत अच्छी होती है, पाले वाली जगहों पे जहाँ धूप पड़ती है, वहाँ पे कीवी में कभी देखना उसके पत्ते जलना लग जाता है, जिन दिनों गर्मियों का सीज़न होता है, पत्ता झुलसता है कीवी का, कभी देखना। फिर जैसे आपके पास जिसको हमारे यहाँ उखड़ कहते हैं, जैसे दाल वाले जो खेत हैं, उस जगह का अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी जगह पे क्या लगाओगे, तो उस जगहों के लिए प्लम बहुत अच्छा होता है। अच्छा। ऐसी जगहों के लिए स्टोन फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ जैसे उखड़ खेत होते हैं ना, अगर थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था भी है बट मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी वाली है, पथरीली मिट्टी जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, उखड़ दाल वाली जो खेत होते हैं, तो उस पर अगर आप लगाना है तो वहाँ पे प्लम लगाओ, स्टोन फ्रूट्स लगाओ, प्लम, पीच, एप्रिकॉट। एप्रिकॉट बहुत अच्छा पैसा दे रहा है मार्केट में, है थोड़ा फ्रेजाइल है बट पैसा अच्छा दे जाता है, वो भी इतना खड़ा नहीं रहता, ज़्यादा नहीं टिकता। बादाम अच्छी जगह, ऐसी जगहों पे बादाम, ऐसी ये चीज़ें लगाओ, स्टोन फ्रूट्स लगाओ। अच्छा अच्छा। फिर जैसे अगर ऐसी जगह पे ही जहाँ पे थोड़ा उखड़ है पर सिल्ला है, धूप कम है, ऐसी जगहों पे फिर चेरी अच्छी बैठती है। अच्छा। चेरी को अगर आप चटक धूप में लगा दोगे तो मतलब ये मेरे भी एक्सपीरियंस इतना है नहीं चेरी पे, पर हिमाचली कहते हैं कि चेरी को अगर आप चटक धूप में लगाओगे तो उसमें कैंकर आ जाएगा, वो जगह जगह से आपका वो छोड़ने लग जाता है, गोंद छोड़ने लगेगा, पौधा पीछे की तरफ मरता हुआ आएगा। अच्छा। लंबा नहीं चलेगा आपका पौधा ऐसी जगह पे, तो चेरी को ऐसी जगह पे लगाओ। फिर अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है, धूप अच्छी है, सेरे वाली जगह है जैसे हमारा है, तो हमने यहाँ पे प्लम भी लगा रखा है। प्लम ऐसी जगह पे भी बहुत अच्छा चलता है, ऐसा नहीं है, पर प्लम में ऐसी जगहों पे जहाँ ह्यूमिड है और ज़मीन में नमी अच्छी है ना, जहाँ नमी ज़्यादा, ज़मीन में नमी रहती है, ऐसी जगहों पे प्लम में ना फंगल डिजीज़ बहुत आते हैं, तो आपके स्प्रेज बढ़ जाते हैं। अच्छा। स्प्रे बढ़ जाएगा आपके ऐसी जगहों पे। अच्छा। तो ऐसी जगहों पे जैसे सेरा है, थोड़ा गर्म है, गर्म मतलब ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं, हिमाचली तो उसको बर्फ़ वाली जगह में भी लगा रहे, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी है, मिट्टी थोड़ी काली वाली हिसाब की है, तो ऐसी जगहों पर परसिमन लगाओ। अच्छा। परसिमन बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और चलता अच्छा है, ये परसिमन को ना
परसिमन में फ्रूटिंग आती है और फिर वो ड्रॉपिंग पे जाता है, क्योंकि वो उस पर पानी का झटका पड़ता है एक। अच्छा जैसे सेब में जून ड्रॉप होता है, वैसे ही परसिमन में ड्रॉपिंग आती है अच्छी खासी। अच्छा अच्छा। तो जब ऐसी जगह है तो ऐसी जगहों पे आप परसिमन अच्छा जाओ, उसमें बीमारी कम फंसेगी। हाँ, जैसे कोई शुरुआत करना चाहता है तो पहले उसे भूमि का चयन करना भूमि चाहिए। मतलब आपको आपकी जगह, आपकी लोकेशन आपको बताएगी कि क्या लगाना है, आपकी इच्छा नहीं बताएगी कि हाँ, मैंने क्या लगाना है। हाँ हाँ वही। आपकी ज़मीन आपको बताएगी कि यहाँ पे क्या लगना है। अच्छा अच्छा। ऐसा होता है इस काम में। बाकी भैया आप अपने इस काम को हाँ। अब आगे कैसे एक्सपेंड करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं? एक्सपेंड तो देखिए हमने करा हुआ है, अच्छा बढ़ाया है काम को, अच्छा लगा काम तो फैला दिया। और अच्छा अच्छा अभी तक हम सुनार गांव में केवल प्लम पे थे, अच्छा इसके आगे हमने कई सारी नई और क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी हैं। तो हम स्केल अप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं चीज़ों को। अच्छा अच्छा। काम समझ में आ रहा है तो इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और जैसे जैसे अब हम प्रोडक्शन, हैवी प्रोडक्शन पे जाएंगे, और होपफुली नेक्स्ट ईयर अच्छा प्रोडक्शन आए, और तो फिर आगे और मंडियों में जाएंगे। दूर की मंडियाँ, जितने दूर ले जाओगे माल को, सीधी सी बात है कि भाई कोदे जंगोरी की वैल्यू यहाँ नहीं है, कोदे जंगोरी की वैल्यू वहाँ है। वही सारी बात इसकी, वही कहानी इसकी है। अच्छा अच्छा। आप इसको यहाँ लोकल चमेले जाके बेचने की सोचोगे तो नहीं बिकेगा, पैसा नहीं मिलेगा। इसको आप अगर अभी बेंगलोर पहुँचा दो तब देखो क्या रेट मिलता है। हाँ वही। तो वैल्यू उसकी वहीं है जहाँ वो उगता नहीं है। अच्छा जितना दूर जाओगे उतना अच्छा पैसा बनेगा। अच्छा अच्छा। तो भैया जी आखिरी में आप बागवान साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा काम है, काम करिए। प्लांटिंग मटेरियल किसी अच्छे आदमी से लीजिए, क्योंकि पेड़ अगर गलत ले लिए तो सीधा 4-5 साल बाद ही सरप्राइज़ मिलता है। अच्छा तो प्लांटिंग मटेरियल किसी ऐसे आदमी से लो जो बता के वैरायटी दे टैग के साथ। बिल ज़रूर लीजिए, बाद में कभी धोखा हो तो तुम बोल सकते हो कि मेरे पे बिल है तेरा लगाया हुआ, है ना। तो पौधा हमेशा जेन्युइन सोर्सेज पे लो। वैरायटी की मतलब वैरायटी जो कमर्शियली प्रूवन है, मार्केट में चल रही है, उसी को लगाओ। शौकिया तौर पे नई वैरायटियों को ज़रूर लाओ, पहले चेक करो क्या उसकी शेल्फ़ लाइफ है, मार्केट क्या बन रहा है, लाओ लगाओ। अगर मार्केट में अगर चलती है तो तभी उसको बढ़ाओ। अच्छा तभी अपने पेड़ क्या है, ये पेड़ है, इसको चाहो तो अगले साल दूसरी वैरायटी में कन्वर्ट कर देंगे हम। दिखाऊंगा कहीं होगा ये थोड़ा। ये कन्वर्ट करा हुआ है हमारा पौधा, ये रेड ब्यूट का था, इसको पॉलिनेशन के चक्कर में फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया। इसमें कुछ ब्रांचेस इसमें सेंटर रोज़ा की होगी और कुछ में फ्रायर की होगी। अच्छा। ये देखो ये जो है ये इसकी फ्रायर है। अच्छा मतलब आपका जो ये एक पेड़ है इस पे कई सारी वैरायटी? इसमें 2 वैरायटी लगा रखी है मेरी, पॉलिनेशन के लिए ही लगाई है मेनली। मैंने कहा ना पॉलिनेशन और बीज बहुत काम होता है। और हाँ, पॉलिनेटर ज़रूर लगाओ। कई सारे नर्सरीमैन कह देंगे कि जी अकेले दे देगा, ये अकेले कभी नहीं देता। हमने नुकसान बहुत खाया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो पॉलिनेशन का ध्यान हमेशा रखो, वैरायटीज़ वही लगाओ जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं, और हिमाचलियों के कांटेक्ट में रहो, वही हैं। उनकी तीसरी चौथी जनरेशन चल रही है ना। हम भी हैं, हम मतलब हम तो चलो सीख ही रहे हैं हम भी, पर हिमाचली इसमें वेल ट्रेंड है। अच्छी नॉलेज रखते हैं और शेयर करते हैं नॉलेज, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, बहुत इजीली शेयर करेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे तुम्हें। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो दोस्तों ये थी सुनार गांव में स्थित इस खूबसूरत प्लम के बगीचे की प्रेरणादायक कहानी। यह उदाहरण हमें बताता है कि सही जानकारी, मेहनत और धैर्य के साथ पहाड़ के किसान बागवानी के ज़रिए अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बागवानी से रिलेटेड सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आप लोग पहाड़ में अपनी बंजर भूमि में बगीचा लगाना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ मिल गई होगी कि कैसे आपको भूमि का चयन करना है, किस तरह की फलों की खेती आप अपनी भूमि में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से करें और कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं सुरेश रमोला मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय केदार, जय गढ़वाल।